नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। वित्त मंत्री ने पेश किया अनुपूरक बजट, तो आज सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2024 और 25 के लिए 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें 3756 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट राजस्व पक्ष में है और 1256 करोड़ रुपए का बजट पूंजीगत पक्ष में पेश किया गया है। राज्य सरकार ने इस बजट में अयोध्या में उत्तराखंड भवन निर्माण और प्रदेश में सरकारी गेस्ट हाउस में मेंटेनेंस के लिए भी बजट की व्यवस्था की है। तो फिलहाल तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सदन की कार्यवाही इस वक्त जारी है, जहां पर गैरसैंण में ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन बेहद खास। कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था, इसके बाद आज इस बजट पर चर्चा की जाएगी। तो प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त मंत्री, राज्य सरकार अपनी बात रखेंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया बजट, अनुपूरक बजट 5013 करोड़ का यह अनुपूरक बजट रहा। सर, कल बजट में बहुत सारे प्रावधान आप लोगों ने किए हैं, वाइब्रेंट प्लेन से तमाम चीज़ें। देखिए, जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और गरीब की चिंता इसमें की गई है, युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारी मातृशक्ति और हमारा अन्नदाता किसान, इनको प्रमुखता से रखा है। और इस बजट में चूँकि जो हमारा सामान्य बजट आया था, उस बजट में हमने जो हमारा ब्याज है जो हम कम से कम लें, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, EEP की योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजनाएं हैं, जिसमें मिनिमम हमको जो है ब्याज की राशि देनी पड़ती है, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो राज्य की हमारी परिसंपत्तियां हैं, वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से सुरक्षित रहें और भविष्य के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा प्रदेश है, उसको हम एक अच्छा परिवेश देकर जाएं, आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी और अवस्थापना के रूप में भी। तो इस बजट में इस जो हमारा अनुपूरक है, उसमें जो सामान्य बजट है उसी की पूर्ति को करने के लिए ये बजट हमने जो है ये किया गया है। और गैरसैंण को लेकर आपने अधिकारियों से विस्तृत बात की है, कुछ ऐसा प्लान सरकार बना रही है कि भविष्य में हम लोग यहाँ अधिकारी बैठाने से लेकर बड़े सत्र करने जा रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से आगे चलकर हम, चूँकि यहाँ पर एक बड़ा हमारा विधान भवन भी है और हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, उसी के अनुरूप इसका डेवलपमेंट हो। यहाँ पर गैरसैंण विकास परिषद है, उसकी धनराशि भी अभी अवमुक्त की गई है। दीवार बनाने से लेकर यहाँ पर भराड़ी देवी का जो हमारा मंदिर था पहले दिनों में, उस मंदिर को और अच्छे रूप में बनाकर यहाँ के लोगों से बात करके, साथ में यहाँ पर रुकने की बड़ी समस्या है। पत्रकार गणों के लिए जो है यहाँ पर भवन नहीं है, एक पत्रकारों के लिए भवन बनाया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा कर दी है और उसका काम तत्काल प्रारंभ होगा। और साथ ही जो है पुलिस के लोगों के लिए यहाँ पर बैरिक इत्यादि बन रहे हैं। अन्य भी जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, यहाँ पर अधिकारियों का ठीक प्रकार से बैठे, यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं और अच्छी हों। चूँकि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ से लेकर नीचे तक अच्छा लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रीटमेंट मिले, अन्य चीज़ें भी उनको यहाँ पर सुनवाई हो, उस सब दिशा में अधिकारियों से हम लोग जो है आगे वार्ता करके इसका हम समाधान करेंगे। सर का एक रिपोर्ट इस वक्त सीएम क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा में, जरा जानते हैं। वो हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, मीटर बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलार्म सिस्टम वगैरह सारे होते हैं और उसकी पूरी विधिवत व्यवस्था है। और बहुत कठिन भी है हमारे राज्य में, चूँकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के बहुत हित में है और पूरे देश के हित में ये योजना लाई गई है। और जहाँ तक किसानों की बात है, हमारे जो वित्तीय संसाधन जिस प्रकार से भी जो है हमको अलाउ करेंगे, उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। प्रश्न संख्या 1 माननीय जी। बिजली के बिलों में सरचार्ज भी जुड़ के आ रहा है। पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का आ रहा है, तो ये अतिरिक्त भार किसानों पर पड़ने जा रहा है। और जो सब्सिडी जमा कराई गई थी, अगर कनेक्शन लेते हुए 2000 रुपये जमा कराई थी, तो वो 10,000 रुपये सब्सिडी बिल में जुड़ करके आ रही है, तो अतिरिक्त भार हमारे किसान भाइयों पर पड़ रहा है।
इस तरह से कैसे उनकी व्यवस्था होगी? तो इस बारे में ना तो किसानों को सही जानकारी आप कह रहे हैं कि उससे उन्हें मदद मिलेगी, तो इसका ना तो प्रचार प्रसार, ना उनके बिल माफ़ किए गए, ना उन्हें किसी तरह की छूट प्रदान की गई। तो इसमें आपसे निवेदन है कि किसानों को हम किस तरह से मदद करें? ये जो आप कह रही हैं बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत सारी जगह पर मीटर ख़राब होने की या बिल ज़्यादा आने की जो शिकायतें आती हैं, इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद ये सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और जहां अगर कोई स्पेसिफिक आपके पास ऐसा हो कि जहां पर ये सरचार्ज जुड़कर आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप अलग से दे देंगी, तो उसको हम लोग जो है अलग से जांच करवा के ठीक करवा देंगे। प्रश्न संख्या 1 माननीय सदस्य श्री संजय डोभाल जी। पड़ा हुआ मान लिया जाए। प्रश्न करिए। तो फिलहाल आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे अनुपूरक बजट पेश किया। और देखिए 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट ये रहा। अयोध्या में होगा उत्तराखंड भवन का निर्माण। फिलहाल आपको बता दें, सरकारी गेस्ट हाउस में मेंटेनेंस का प्रावधान रखा जाएगा। निकाय चुनाव के लिए 7 करोड़ का बजट रखा गया है। शहरी विकास परिवार कल्याण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि बजट में क्या कुछ प्रावधान, किस किस क्षेत्र में किसको क्या मिला, ये भी आपको बता रहे हैं। शहरी विकास परिवार कल्याण के लिए भी प्रावधान रखा गया, उसके लिए भी अपना एक बजट सेट किया गया है। देखिए, हालांकि आज प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट कल पेश कर दिया है, उस पर आज चर्चा की जाएगी। तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे प्रेमचंद अग्रवाल। तो फिलहाल अयोध्या में होगा उत्तराखंड का निर्माण, जो भवन का निर्माण होना है, उस पर भी राहुल जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई, उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजी पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था, मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है वो इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने दर्शाया है। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे थे उत्तराखंड के। आप यहाँ पे आए, चमोली जनपद के अंदर आप लोग आए, आप देखोगे लगभग 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। आप यहाँ से रहने के लिए कलियासोर जा रहे हैं, तमाम कर्णप्रयाग से आगे जा रहे हैं, आने में जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ वो आप देख ही रहे। और यहाँ पे जो आपदा का मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके अलावा चारधाम यात्रा जो चल रहा है, उसको लेके प्रश्न उठाते जो विधानसभा सत्र कम समय के लिए चलाया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखोगे विधानसभा के अंदर संसदीय मंत्री नहीं बैठ रहे हैं, कई मंत्री नहीं बैठ पा रहे, और वो जो सवाल हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उनका सही जवाब नहीं मिल पा रहा। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, कल अनुपूरक बजट पेश हो गया और इसके बाद हम ये कहें कि आज इस पर चर्चा होगी, तो फिलहाल जरा बताइए आज का दिन कितना खास होने वाला है? बिल्कुल दीपिका, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और अगर बात करें, कल अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया था। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें सभी विभागों के, चाहे वो शहरी विकास विभाग हो, चाहे वो सूचना विभाग हो, चाहे वो पेयजल विभाग हो, चाहे वो आपदा के मत का हो, चाहे वो अयोध्या में जो उत्तराखंड भवन बनना है उस मत पे हो, या अन्य जो मद है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभागों के बजट को ऐलान किया गया कि इस विभाग में इतना बजट जाना है, इस विभाग में इतना बजट जाना है। ये अनुपूरक बजट कल पेश किया गया। आज की अगर बात करें, आज विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे की शुरुआत हुई। विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार सरकार को घेरने पर लगा हुआ है कि नियम 310 के तहत हम सरकार से ये जवाब मांगेंगे कि जो आपदा नीति है वो किस प्रकार से बनाई गई है। साथ ही साथ नियम 58 के तहत जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उस पर हम सवाल उठाएंगे कि जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है उस पर सरकार जवाब दे, चाहे वो कांग्रेस के अभी अनुज, आपको रोकना चाहूंगी जरा ये भी बताइए, चूंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं और परिसीमन को लेकर भी क्या कुछ इसमें प्रावधान है, क्या उस पर संभव है चर्चा आज, क्या लगता है?
बिल्कुल दीपिका, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों अक्टूबर और नवंबर में संभावित हैं। सरकार अक्टूबर और नवंबर में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव कर सकती है। अगर परिसीमन की अगर बात करें तो सरकार ने पहले से ही जो रोड मैप है वो तैयार किया हुआ है। सदन में करीब 500 जो है सवाल रखे गए हैं, उसमें एक मुद्दा परिसीमन को लेकर के भी है। लेकिन जब विपक्ष इस बात को बोल रहा है कि सरकार केवल 3 दिन ही सत्र चलाना चाहती है, सरकार जो है भ्रष्टाचार के उन्मूलन में है और सरकार जो है केवल एक तरीके से केवल आपाधापी कर रही, मतलब कहा जा सकता है कि सत्र चलाने को तैयार नहीं है सरकार। विपक्ष इस बात को लेकर के सरकार को घेरने पे लगा हुआ है। परिसीमन की अगर बात करते हैं दीपिका, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका परिसीमन होना है, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, उन सबका परिसीमन होना है। और मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला था, चूंकि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिलों से हम बढ़ा करके उसको हम 14 और 15 जिले कर सकते हैं, जिस प्रकार से परिसीमन किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी विधानसभाएं काफी बड़े पैमाने पे है, उन क्षेत्रों को अलग अलग बांटा जाएगा। जिस कुमाऊं में भी अल्मोड़ा की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, लोहागढ़ की अगर बात करें, राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि रायपुर की विधानसभा काफी बड़ी विधानसभा है, उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, उसका परिसीमन किया जाएगा। क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जिस स्तर पे जिस हिसाब से करने हैं, उसको लेकर के सरकार ने रोड मैप तैयार कर रखा है। देखिए, सरकार की ओर से तो रोड मैप तैयार है अनुज, ठीक है। हमने कल जिस तरीके से देखा कि पहले हाफ में किस तरीके से लगातार प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया, विपक्ष की ओर से किया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देखिए, एक तो ये सवाल ही उठ रहा था कि बहुत कम वक्त के लिए इस बार का मानसून सत्र बुलाया गया, ये पहला सवाल था। दूसरा यहाँ पर जो आपत्ति थी विपक्ष की वो ये भी थी कि आगे क्या कुछ होगा। तो फिलहाल जो और मांगे हैं, क्या उनकी मांगे क्या चाहती हैं? क्योंकि हमेशा देखा, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इस पर वो सरकार को बहुत घेरा जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि सरकार, विपक्ष लगातार इसी बात को बोल रहा है कि सरकार जो है 3 दिन का ही बजट सत्र चला रही है, बजट सत्र लंबा नहीं खींच रही है। क्योंकि मुद्दे काफी हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, कई प्रकार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, UKSSC का मुद्दा उठा, शिक्षा विभाग का मुद्दा। कल सदन की अगर हम बात करें या आज सदन की जब शुरुआत हुई, शुरुआत में ही विपक्ष ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। विपक्ष का ये कहना है कि पहले सरकार जवाब दे। 3 मेडिकल कॉलेज से 4 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित थे, उन मेडिकल कॉलेजों का अभी तक क्या हुआ? क्या सरकार ने उनको, जबकि धन स्वीकृत करा दिया गया, उसके बाद भी वो मेडिकल कॉलेजों का काम शुरू नहीं हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कई जो कांग्रेस के विधायक हैं, सुमित हृदय हल्द्वानी से विधायक है, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। अनुपमा रावत जो हरीश रावत की बेटी है और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, उन्होंने शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़े किए कि टीचरों के ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर बात करें या जिन स्कूलों पे टीचर नहीं पहुंच पाते हैं उनकी, उसके ऊपर मुद्दा उठाना चालू किया। तो तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे, हरीश धामी की अगर बात करें जो धारचूला के विधायक है, उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आज भी डंडी पे लेकर के जाते हैं। क्या सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त नहीं कर रही? धन सिंह रावत पे सवाल किया गया। साथ ही साथ यशपाल आर्या ने भी बड़ा सा, चूंकि जाहिर सी बात है, हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सवाल जो है वो काफी तीखे हैं। अब जवाब कैसे आज दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अनुज, मेरे साथ आप बने रहिएगा, अगली खबर पे भी रुख होगा आपका। इधर कीव में भारतीय समुदाय से मिले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी के नारे लगे हैं, लेकिन मोदी के नारे लगे। तस्वीर पे हमने आपको दिखाई दी किस तरीके से लोगों की जो कतार थी वो इस वक्त इकट्ठा हो गई थी, हाथों में मोबाइल थे, सेल्फी लेने के लिए, चाहे वो विदेशी हो या फिर भारतवंशी हो, सभी देखिए होड़ लग गई कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी अपनी वो तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, उस पल को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये यूक्रेन कीव की तस्वीरें, जहां पर चेहरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी का, जेस्चर देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अपनों के बीच में भी सभी एक झलक पाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए मानो उमड़ पड़े हों। और ये खूबसूरती है प्रधानमंत्री मोदी की, जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। तमाम भारतवंशी उनसे मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कुछ ही देर बाद मुलाकात होनी है जेलेंस्की से।
और अनुज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। देखिए अनुज, हम लगातार चर्चा इस बाबत कर रहे थे कि आखिरकार जो बजट चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, उसको लेकर खुश नहीं आ रहा विपक्ष। अच्छा, दूसरी हम देखें कि पहले ही दिन 3 प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई, तो सरकार ऐसा लगता है कि जो मंशा है वो यही कि तमाम जो कानून है, यानी कि जो प्रावधान थे उनको लाना है और उनको जल्द से जल्द मंजूरी दे देनी है। फिलहाल यही नजर आ रहा है हमें। तो आपको क्या नजर आ पा रहा है? बिल्कुल दीपिका, सरकार की जो मंशा थी, सरकार पहले ही दिन उसने 3 विधेयक पारित किया और दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष इस बात को बोला है क्योंकि मुख्यमंत्री का जो सेशन होता है वो सोमवार को होता है। काजी निजामुद्दीन ने ये आरोप भी लगाए कि जब आपको सदन चलाना ही नहीं है, जब आप, चूंकि सदन की एक गरिमा होती है और इतने दिन सदन चलना ही चाहिए, चाहे वो राजधानी देहरादून चले या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चले, इतने दिन आपको सदन चलाना है। लेकिन सरकार सदन को न चलाने को लेकर के खानापूर्ति कर रही है। ये सवाल जब विधानसभा अध्यक्ष से पूछा गया तो उनका भी इस बात को लेकर के कहना था कि इसका जवाब सरकार देगी, क्योंकि सरकार सत्र को चलाती है। साथ ही साथ चूंकि टैक्स पेयर के पैसों से, सरकार के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, टैक्स पेयर के पैसों से ये सत्र चलता है, तो इस वजह से सरकार उन पैसों को बचाना भी चाहती है और साथ ही साथ सत्र को कम अवधि में करके और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल कराना चाहती है, यहाँ के उत्तराखंड के लोगों का विकास करना चाहती है। लेकिन वही विपक्ष इस बात को बोल रहा है कि जब 500 से ज्यादा सड़कें बंद है, लखपत बुटोला जो अभी नवनिर्वाचित विधायक है उनका ये कहना है कि चमोली जिले में करीब 50 सड़कें बंद हैं। अब आप कैसे विकास कर सकते हैं? क्या उन सड़कों को खोला जाएगा? क्या उन सड़कों को बनाया जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर के रखा गया था कि कई ऐसे गांव थे जिन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं के मुद्दे उठाए थे और उन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था। अब जब विधानसभा में इस तरीके का मामला उठता है तब उनका ये साफ तौर पे कहना है कि भैया कम से कम आप सदन में सवाल तो उठाइए। सदन में जो जनता की समस्या है, जो स्थानीय विधायक है वो जनता की समस्याओं को रखता है, तो क्या उन समस्याओं को नहीं रखा जाना चाहिए? क्या हमारे सवाल प्रश्नकाल नहीं होने चाहिए? 500 ऐसे सवाल थे जिनको पूछा जाना था, क्या 3 दिन में ऐसे 500 सवालों का जवाब मिल जाएगा? एक बात तो ये, दूसरी बात ये भी कि विपक्ष जितना समय बर्बाद कर रहा है नारेबाजी करने में, चूंकि जनता का ही एक फेस होता है जो कि जनता की आवाज को उठाता है। आप सदन के भीतर जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन विपक्ष भी समय ही तो बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, सरकार की यही मंशा है कि अगर आपने 500 सवाल लगाए हैं तो अभी तक की अगर बात करें, चूंकि आज तीसरा दिन है, आज जो चर्चा होनी है वो बजट पे चर्चा होनी है। जो अनुपूरक बजट कल पेश किया गया उस पे आज नियम 58 के तहत उस पे चर्चा की जाएगी, तर्क वितर्क किया जाएगा, प्रश्नकाल होगा, पक्ष और विपक्ष में बातचीत होगी और उसके बाद ये बजट जो है पारित कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस बात को बोल रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता की दिक्कतें हैं, उनको क्या सदन में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? कल एक बड़ा मुद्दा भी सामने आया और आज भी वो मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं और उनके जो पुत्र हैं सुयश रावत, उन्होंने टिहरी बोर्ड में टेंडर डाला हुआ है। जबकि अमूमन ये कहा जाता है कि किसी भी मंत्री का जो बेटा या बेटी या परिवार होता है वो उस विभाग में टेंडर नहीं डाल सकता, जो विभाग मंत्री के पास है। लेकिन कल ये सुर्खियों पे भी रहा और विधानसभा की भी सुर्खियों में रहा, जब कई बीजेपी के नेताओं से इस बारे में पूछा गया, न्यूज इंडिया के माध्यम से पूछा गया, तो उनका वो बगले झांकते हुए नजर आए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ मना कर दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। कई बीजेपी के विधायक बगले झांकते हुए नजर। जाहिर सी बात है, देखिए 3 दिवसीय सत्र और देखिए आज अनुपूरक बजट पर चर्चा। फिलहाल देखना ये होगा कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, क्या विपक्ष उसे पुरजोर तरीके से उठा पाएगा या फिर नहीं, चूंकि वक्त बड़ा ही सीमित है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां फांटा हेलीपैड के पास फंसे हुए 4 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू के बाद फंसे 4 लोगों की मौत हुई, सभी 4 लोगों को मृत पाया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां फांटा हेलीपैड के पास खाट गदेरा के पास मलबे में फंसे सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन रेस्क्यू के बाद फंसे सभी 4 लोगों को मृत पाया गया। ये सभी नागरिक नेपाली हैं। उनके शवों को डीडीआरएफ की टीम रुद्रप्रयाग ले जा रही है।
इधर आपको बता दें, रुड़की में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है। परिसीमन को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें, कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी घोषित ना हुआ हो, लेकिन परिसीमन को लेकर अब भी लोग विरोध कर रहे हैं। अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति के बैनर तले आज सैकड़ों क्षेत्रीयवासी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। उनका आरोप कि वार्डों का गलत तरीके से परिसीमन किया गया। नगर पंचायत ढंढेरा गठन 2010 में हुआ था और इस नगर पंचायत में पहली बार निकाय चुनाव होंगे, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि वार्डों में परिसीमन का गलत तरीके से परिसीमन हुआ है, क्योंकि कई वार्ड 5 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं और कई 500 मीटर के दायरे में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो माननीय काला जी ने कह दी, सभी लोगों का हमारा एक ही सूत्र ही मांग है इस समय कि जो परिसीमन किया गया है नगर पंचायत ढंढेरा में, उसको इस तरह से किया जाए कि जो सभी वार्डों को है लगभग जो है उनकी जो मतदाता सूची है उसको लगभग उनका रेशियो एक जैसा रखा जाए। ऐसा ना हो कि कहीं 3200 हो रहे हैं, कहीं 1200 हो रहे हैं। अगर उनको थोड़ा रेशियो जनता के हिसाब से अगर कहीं विभिन्नताएं आती भी है तो 1500-2000 के बीच में रख सकते हैं। और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल जो है क्षेत्र की मांगों को जो है प्रमुखता से उठा रहता है, सरकार के पास भेजते रहते हैं और उनका समाधान भी होता है। आज हमारी मुख्य मांग है कि ढंढेरा नगर पंचायत जो नई नगर पंचायत बनी हुई है 2021 में, जिसका गठन हुआ 1927 से नगर पंचायत बनाने के लिए जिसकी मांग हमारे द्वारा की जा रही थी, उस नगर पंचायत का वर्तमान जो चुनाव आने वाला है उसके लिए तैयारी हो रही है। और उसके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ढंढेरा नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन बहुत अनियंत्रित तरीके से किया गया है। इधर भारी बारिश ने चमोली में परेशानी बढ़ा दी। लगातार बारिश के कारण एनएच बंद हो गया। हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही ठप है। उत्तराखंड में चमोली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद में हो रही लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, छिनका, गुलाबकोटी, पागलनाला, कंचन नाला बद्रीनाथ के समीप मलबा आने के कारण अवरुद्ध है। इधर हरिद्वार में डीएम ऑफिस में बैठकर कांवड़ यात्रा के दौरान जाम पर मंथन हो रहा है। एनएचएआई के अधिकारियों से इस बाबत सलाह ली गई। भविष्य में कांवड़ यात्रा को सरल बनाने के लिए डीएम धीराज सिंह गब्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में एनएचएआई और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की गई है। डीएम ने कड़े निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बेहतर यातायात प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। स्लिप रोड बाईपास के निर्माण के साथ ही यातायात को सुगम बनाने की जरूरत है। आने वाले समय में इस कांवड़ यात्रा को कितना सुगम बनाया जा सकता है और यहाँ की जो जनता है, ट्रैफिक जो व्यवधान यहाँ पे आता है उससे बचा जा सकता है। लगातार जो कांवड़ यात्रा हमारी बढ़ रही है, खासकर डाक कांवड़ यात्रा है, तो भी जाती है, तो आने वाले समय में इसको कैसे सुगम बनाया जाए, इसके लिए एक डिपार्टमेंट से विचार विमर्श भी किया था। और कल एनएचएआई और एसपी ट्रैफिक के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है। इधर कोलकाता रेप मर्डर मामले में जन आक्रोश है। हरिद्वार में युवाओं ने कैंडल मार्च के जरिए न्याय की मांग की है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की गई। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जन आक्रोश है और हरिद्वार में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई गई। भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा, स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व जिलाध्यक्ष हरजीत सिंह ने रेप मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर संवेदनहीनता बरतने का आरोप लगाया। बेटी के लिए ये कह देना कि ये आत्महत्या है, ये वास्तव में पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल से और मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति कानून लगा देना चाहिए और जो उसके दोषी हैं उनको
जल्द से जल्द गिरफ्तार करके एक नया कानून भारत सरकार में आना चाहिए जिसके तहत उन्हें तुरंत फांसी की सजा हो और ऐसा घृण्य अपराध कोई करने से पहले भी इस देश के अंदर हर नागरिक 10 बार सोचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।